नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या लोगों में बचत को लेकर रुझान कम हुआ है? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि बचत के आंकड़े 50 साल के सबसे निचले स्तर यानी 5.1% पर आ गए हैं। अब इस पर रिएक्शन जो आया है वित्त मंत्रालय का, वो बड़ा दिलचस्प है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि लोगों की बचत में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि थोड़ा सा रुझान बदला है, पैटर्न बदला है, प्रायोरिटीज बदली हैं। अब घर कार खरीदने के साथ फाइनेंशियल एसेट्स की ओर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बड़ी दिलचस्प ये चर्चा है कि वाकई में क्या इंडियंस का जो निवेश का तरीका है या जो बचत के प्रति उनका जो रुझान है वो बदल रहा है। एग्जैक्ट चीज क्या है ये समझेंगे, और बचत और खर्च में क्या कोई बैलेंस है या पलड़ा कभी इस तरफ कभी उस तरफ, क्या है इसकी पूरी कहानी, बहुत ही खास मेहमानों के पैनल के साथ। लेकिन पहले आप देखें यह रिपोर्ट। घरेलू बचत को लेकर हम काफी सचेत रहते हैं। गाढ़े वक्त में ये काम जो आती है, लेकिन हाल फिलहाल में बचत को लेकर लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि घरेलू बचत को लेकर आरबीआई के ताजा आंकड़े सामने आए हैं। उसके मुताबिक पिछले 50 साल में घरेलू बचत के आंकड़े अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। यानी देश की जीडीपी में घरेलू बचत की हिस्सेदारी कारोबारी साल 2022-23 में घटकर 5.1% रह गई है, जो साल 2021-22 में 7.2% के लेवल पर थी। तो क्या इन आंकड़ों का ये मतलब है कि लोगों में बचत को लेकर रुझान कम हुआ है और कर्ज लेने के मामले बढ़े हैं? दरअसल यहाँ आरबीआई की सोच वित्त मंत्रालय की सोच से थोड़ी हटकर है। सरकार ने साफ किया है कि घरेलू बचत में कमी नहीं आई है, बल्कि लोगों में बचत करने का ट्रेंड और नजरिया बदला है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि लोग अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा घर कार खरीदने के साथ फाइनेंशियल एसेट्स में निवेश में लगा रहे हैं। लोगों का अब घर और गाड़ी खरीदने पर जोर बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक मई 2021 में होम लोन के आंकड़ों में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं ऑटो लोन की बात करें तो 2022 में ऑटो लोन के आंकड़ों में भी 20% की बढ़त के साथ डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी लोगों की जीवन शैली और निवेश की सोच दोनों में बदलाव आया है। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि घरेलू बचत में जो गिरावट दिखाई दे रही है, उसे लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल बचत के इसी पैसे का इस्तेमाल लोन लेकर वाहन और घर खरीदने में हो रहा है। घर गाड़ी के अलावा अब लोग बचत के लिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट जैसे अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी निवेश कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण है कि अक्टूबर 2021 में डीमैट खातों की संख्या जहां 7.5 करोड़ के करीब थी, वहीं अक्टूबर 2022 में ये बढ़कर 10.5 करोड़ के करीब पहुंच गई। इस साल सितंबर तक ये आंकड़ा 12 करोड़ 66 लाख पर पहुंच गया। यानी लोगों में स्टॉक मार्केट में निवेश को लेकर रुझान भी तेजी से बढ़ा है। फिलहाल तो कंज्यूमर को बचत को लेकर आए इन आंकड़ों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि पैसों की बचत और निवेश के बीच संतुलन कैसा हो, इस बात पर जोर होना चाहिए। यानी कंज्यूमर को सही निवेश पर फोकस करने की जरूरत है, चाहे वो घरेलू बचत के तौर पर हो या फिर फाइनेंशियल एसेट्स के तौर पर। यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ निवेश की ग्रोथ भी लगातार होती रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अक्सर ये कहा जाता है कि भाई भारत में कमाने वाले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम के भी डेटा कुछ यही सजेस्ट करते हैं। लेकिन उसमें सेविंग्स का कितना हिस्सा है और उसमें खर्च का कितना हिस्सा है, इस पर आरबीआई का जो डेटा है, हाउस होल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी से जुड़ा हुआ ये डेटा है, जिस पर छिड़ा हुआ है एक तरह से घमासान। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल भी होगा। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो डेटा हैं ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय मंत्री सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, को फाउंडर हैं JRL मनी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और हमारे साथ हैं फिरोज अजीज साहब, डिप्टी CEO हैं आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज जी आपका भी हमारे शो पर। विजय सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। पहले तो जो आरबीआई का डेटा हाउस होल्ड सेविंग्स को लेकर जो सजेस्ट कर रहा है, उस पर आपकी राय। भारत में बचत दर में तेज गिरावट ये बता रहे हैं सर, और साथ साथ में देनदारी भी बढ़ी है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो एक साल के डेटा पे आप कुछ ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, हमको देखना चाहिए कि पोस्ट कोविड लोगों का थोड़ा सोच बदला है। फॉर इंस्टेंट हेल्थ इंश्योरेंस आप पहले कितना लेते थे, अभी हेल्थ इंश्योरेंस
लोग ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपका बेसिक प्रायोरिटी है। इन्वेस्टमेंट के पहले आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना है। वो डेटा हमारे पास आज की तारीख में अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस में काफ़ी पैसा गया हो सकता है। उसके बाद कोविड के 1 साल बाद 2 साल 1.5 साल तक लोग रिकवर होते रहे। मुझे लगता है 2022-23 के अंदर ये भी हो सकता है कि लोगों ने बोला कि इतने साल हम मोटर व्हीकल, रियल एस्टेट, घर लेने के लिए वेट कर रहे थे, कोविड के बाद सिचुएशन कैसे हुई, 1-1.5 साल वेट किया और उसके बाद लोगों ने पैसा डाला। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 31 मार्च के पहले इंश्योरेंस में आप कितना भी पैसा डाल सकते थे, उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था। 1 अप्रैल के बाद उसको 5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो उसकी वजह से मुझे हो सकता काफ़ी कुछ पैसा 31 मार्च के पहले इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ चला गया हो, जहाँ लॉक इन ग्रैंडफादरिंग क्लॉजेज होती है वहाँ पे। जैसे डेट म्यूचुअल फंड के अंदर लास्ट 10 डेज में मार्च 2003 में डेट म्यूचुअल फंड में इतना पैसा आया जो कलेक्टिवली पिछले 5 साल में नहीं आया। ओके, तो ये एक शुरुआती मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उसके बाद हम और चर्चा करेंगे। तो मैं इसको कोई ट्रेंड नहीं मानता। 1 साल का डेटा है और इनको डीपर जाने की जरूरत है समझने के लिए, क्योंकि इंट्यूटिवली अगर आप देखो तो कंजम्पशन में कुछ गिरावट हमको बड़ा लेवल पे दिखता नहीं है। ठीक है। इंट्यूटिवली आप देखो तो कंपनी से आप बात करो तो बोलते हैं उनको लोग नहीं मिल रहे हैं। एब्सोल्युटली। आप कोई भी बैंक से पूछ लो, कोई भी वेल्थ कंपनी, ब्रोकिंग कंपनी से पूछ लो, मैं तो इतने लोगों से डील करता हूँ, तो वहाँ टर्नओवर 30% 40% है। तो टर्नओवर इसका मतलब क्या है? आपको क्या दिख रहा है? वो भी एंट्री लेवल के ऊपर ऐसी हालत है। तो मुझे इतना कोई और अगर मैं आपको बोलूं, अगर सपोज सेविंग रेट बढ़ जाती तो लोग क्या बोलते हैं कि भविष्य अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप डेटा को किस तरह आप एक्चुअली ये यही है, यही पर एक्चुअली सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि साहब आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज अगर बढ़ रही हैं तो समझ लीजिए कुछ दिक्कत वाली बात है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब फाइनेंशियल लायबिलिटी अगर बढ़ रही हैं तो आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ भी जा रहे हैं, आप अच्छे तरीके से उन लायबिलिटीज़ को कैसे अपने फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कला है। वो खैर ये दोनों तरह की बातें हैं, लेकिन फिरोज साहब के पास चलते हैं। फिरोज जी, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ पे ही बात कर लेते हैं, जिसपे एक तरह से कुछ चिंताजनक संकेत आरबीआई की रिपोर्ट ने दिए हैं। वित्त मंत्रालय उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, वो बिल्कुल अदर तरीके से उसको देख रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? और मेरे हिसाब से ये क्लियर है कि इंडिया की सेविंग्स रेट काफी ज्यादा है। हम एक स्टडी करते हैं हर साल, लास्ट 10 साल में, आज की डेट में अगर हम टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स, आरबीआई का ही डेटा, काफी सारा डेटा कोलेक्ट किया, तो हमने ये देखा कि 670 लाख करोड़ की हाउस होल्ड की टोटल सेविंग्स है। उसमें से 51% रियल एस्टेट और फिजिकल एसेट्स में, 49% फाइनेंशियल एसेट्स में। 10 साल पहले 2013 में सेम डेटा ये कहता था कि 270 लाख करोड़ ही थे, जो 270 लाख करोड़ बढ़ के 670 लाख करोड़ हुआ है 10 सालों में। सेविंग रेट इंडिया की बहुत अच्छी है। फिनेंशियलाइजेशन जिसकी हम इतनी बात करते हैं वो इतना हुआ नहीं। सिर्फ 1% से फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूज बढ़ी है, इन स्पाइट ऑफ रियल एस्टेट नॉट डूइंग वेल फॉर अ फुल 10 ईयर। फिर भी मार्क टू मार्केट की वैल्यू की वजह से भी फाइनेंशियल एसेट्स सिर्फ 1% से बढ़ी है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, सेविंग्स रेट की टेंशन ही नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन तो इंडिया की ये होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में सेविंग बैंक अकाउंट और करेंसी से कम पैसा है। ओनली 4% ऑफ द टोटल एसेट्स इज देयर इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। विजय सर, लेकिन मूल प्रश्न वही, अभी सरकार कह रही है कि साहब आप बैंकों की ओर से दिया हुआ कर्ज देखिए, उस कर्ज का टोटल जो हिस्सा है वो होम लोन और ऑटो लोन का 62% है, बाकी आपका क्रेडिट कार्ड वाला है और आपका पर्सनल लोन है। तो जो व्यक्ति कार खरीद रहा है, जो व्यक्ति घर खरीद रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि साहब उसकी सेविंग घट रही है और वो गलत दिशा में जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और देखिए इसके रीजन जैसे मैंने आपको बताया, कोविड के बाद लोग वेट कर रहे थे और 1-1.5 साल वेट करने के बाद घर का डिसीजन तो ऐसा नहीं कि आपने कल डिसाइड किया परसों ले लिया। ये 6-6 महीने 1-1 साल प्रोसेस में लग जाते हैं, बजटिंग प्लानिंग होती है, घर देखना होता है। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट में आप रजिस्ट्रेशन देख लीजिए, अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस इंडिया, रजिस्ट्रेशन ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। आप जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सेगमेंट था जो
2012 में पीक हुआ, उसके बाद 18-19 में बॉटम आउट हो गया, वहाँ लोग वापस खरीद रहे हैं क्योंकि कोविड के बाद ऐसा लगा कि वर्क फ्रॉम होम है तो नया अपग्रेडेशन क्यों करने का, गाड़ी को अभी वहीं रहने दे। अभी मालूम पड़ा कि अभी ऑफिस रेगुलरली आना पड़ रहा है, तो पीपल आर गोइंग फॉर दैट। और मेरे को लगता है हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर पे भी पैसा लोगों का बहुत जा रहा है। और उसके अंदर हम एक चीज नहीं देख रहे हैं, पिछले साल तक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में पैसा जाता था, वो कितना गया है हमको इस डेटा अवेलेबल नहीं है। और आप देखिए कितना पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है, मतलब पिछला 2023 तो एक बहुत रिकॉर्ड ईयर रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए, फिर भी टोटल सेविंग का कम हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि सेविंग धीरे धीरे राइट डायरेक्शन में जा रही है। आप बैंक डिपॉजिट पे 11-12% ग्रोथ देख लो, आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे ग्रोथ देख लो, एनपीएस के ऊपर ग्रोथ देख लो। तो अगर लोगों के पास पैसा नहीं तो आएगा कहाँ पैसा? आप टैक्स कलेक्शन देख लो, जीएसटी कलेक्शन देख लो, कॉर्पोरेट डायरेक्ट, आप कहीं भी सारे नंबर देख लो, तो ये सारे नंबरों के मुकाबले डेटा थोड़े से अलग दिख रहे हैं। ओके, तो हमको थोड़ा डीप जाने की जरूरत है। बट सर, एथॉस जो हमारा भारतीय हाउस होल्ड्स का जो एथॉस रहा है बचत का, वो बड़ा परंपरागत रूप से सेविंग्स के उसमें ज़्यादा रहा है, अनलाइक वेस्टर्न कल्चर में। वेस्टर्न का ही बड़ा क्लासिक एग्जांपल रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड वाले, वो देते हैं और वो डेट पे बड़ा फोकस करते हैं कि डेट लो कोई बात नहीं, यू नो, गुड डेट और बैड डेट में वो चेंज उसको कैटेगराइज करते हैं। लेकिन हम कर्ज को बहुत दूर दूर तक छूना नहीं चाहते, ये इंडियन हाउस होल्ड का एथॉस रहा है। अब ये जो शिफ्ट आ रहा है कि साहब बचत थोड़ी सी कम कर लो, घर ले लो, कार ले लो या दूसरी जगह निवेश कर दो, ये आपको क्या लग रहा है फ्यूचर में यही ट्रेंड रहेगा? हम बदल रहे हैं क्या अपना वो एथॉस? बिल्कुल बदलते हैं, क्योंकि फैमिली की साइज छोटी होती जा रही है। अब 20-30 साल पहले वी यूज्ड टू लिव इन ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। आजकल के बच्चे जो हैं, वो पेरेंट्स उनको एक प्लेटर पे लाइफ देते हैं, तो उनके लिए घर होना, एक गाड़ी होना, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में वो लोग। फाइनेंशियल सेविंग पेरेंट्स की इतनी अच्छी उनको मिल जाती है। पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होती थी 5-6 बच्चों में, अभी फैमिली की साइज हो गई मैक्सिमम 2 बाय एंड लार्ज। तो डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस लेवल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। फिर आदमी देखता है कि मेरे को जॉब मिल रहे हैं, आईटी सेक्टर में हो, बैंकिंग में हो, बीएफएस, कोई भी सेक्टर में देख लो आपको जॉब मिल रहे हैं। और ये कटिंग अक्रॉस है, ऐसा नहीं कि आपको खाली टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को जॉब मिल रहे हैं। आप एल&टी सीईओ का आपने स्पीच सुना होगा, उन्होंने बोलो 35 से 40 हज़ार हमको कारपेंटर, प्लम्बर, ऐसे लोग चाहिए। एब्सोल्युटली। और आप इंट्यूटिवली देख लो ना, आप जो भी व्यूअर्स देख रहा है वो अपना बिजनेस चला रहा होगा, उनको इतना देखना है कि क्या आसानी से आदमी मिल जाते हैं। नहीं मिलते नहीं मिलते। इनफैक्ट मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं अपने होम स्टेट उत्तराखंड का, वहाँ काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कई चीज़ें वहाँ पर रिजॉर्ट्स वगैरह बन रहे हैं पहाड़ों में, लेकिन रिजॉर्ट में लाइट लगाने के लिए उनको इलेक्ट्रिशियन वहाँ पर नहीं मिल रही है। ये अभी कुछ दिनों पहले ही एक ऑब्जर्वेशन था। तो ये एक स्किल को लेकर एक बड़ा गैप तो है। और आप 2-3 चीज और देखिए, आप एयरपोर्ट जाइए, आप ट्रेन का रिजर्वेशन देखिए, आप होटल्स का बुकिंग देखिए, पहले तो वीकेंड पे फुल होते थे। आप थ्रू आउट ईयर, आप गोवा से लेके पहाड़ियों से लेके समुद्र से लेके पहाड़ी, आप किधर भी देख लो, आपको ऑल्ट हमेशा आपको भरे हुए मिलेंगे। एब्सोल्युटली। तो आप ये डेटा जो दिखा रहे हैं, मुझे थोड़ा आई थिंक वी नीड टू गो डीपर इनटू दिस एंड परहैप्स नेक्स्ट ईयर डेटा बहुत अलग मेरे हिसाब से दिखेंगे। फिरोज जी, फटाफट से जो सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट का एक बहस रही है, अगर आप इन डेटा को देखें और अगर हम वित्त मंत्रालय की दलीलों पर यकीन करें, इसको हम चिंताजनक ना माने, तो क्या ये इकोनॉमी के लिए और एक आम आदमी के लिए भी, उसके भविष्य के लिए, क्या ये सही अप्रोच है कि सेविंग सीमित मात्रा में करें, लेकिन जो पैसा आपके पास है उसको सही तरीके से इन्वेस्ट भी कर दें? तो कितना बचत और कितना खर्च? यस दीपक जी, आई थिंक जैसे आपने कहा कि ये जो संतुलन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये संतुलन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ के लिए डिफरेंट है, बट एक मेरे हिसाब से अगर आप अपनी सेविंग्स को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं तो आप इतना बचाए बगैर भी जिंदगी भी अच्छी काटेंगे और अपना खर्च भी करेंगे और आपकी सेविंग्स पावरफुली काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आरडी की होती 10 साल के लिए और ना के इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी, तो आज की मैच्योरिटी वैल्यूज में 3 गुना ज्यादा का फर्क है। तो आपकी सेविंग्स को अगर आप पावरफुल बनाते हैं
तो आपकी सेविंग भी अच्छी पावरफुल हो जाती है और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से आपको फ्रीडम मिलती है कि आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर। सो मेकिंग सेविंग्स मोर पावरफुल गिव्स यू द फ्रीडम टू स्पेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखता हूं कि मैं लोग बहुत ज्यादा सेव करना चाहते हैं और खर्च नहीं कर रहे, माइजर जिंदगी जी रहे हैं, कंजूसों की तरह जी रहे हैं, बट सेविंग्स जा रही है एफडी में। सो सेविंग्स पावरफुल भी नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर पावरफुल सेविंग्स आपको ये छूट देती है कि आप खर्च कर पाए और होटलों में जाके रुकें। जो विजय जी कह रहे थे कि होटलें बुक रहती है, मुझे भी एहसास हो रहा है कि हाँ बुक रहती है, सच्चाई है। एब्सोल्युटली। अब विजय सर का ही कहना था कि डेटा एक साल के आधार पर है, लेकिन जीडीपी में अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी की हिस्सेदारी आप देखेंगे तो 2022-23 बनाम उससे एक साल भर पहले का 3.8 से लेकर 5.8 तक हम गए। लेकिन एक डेटा और है 2006-7 का, जब ये 6.7% थी जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है टोटल जीडीपी में अगर आप देखेंगे, तो ये उस समय भी बढ़ गई थी। लेकिन उस समय क्या हम ये कह सकते थे कि लोग वेल्थ क्रिएशन कर रहे थे, लोग कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीद रहे थे? ये थोड़ा सा एक ऐसा विषय है जिस पर थोड़ा सा और डिटेल में जाकर। इसके अंदर दीपक जी एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि सेबी ने जो स्टॉक मार्केट लेंडिंग ब्रोकर के थ्रू बंद करवा दी थी, हाँ, तो वो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा सेगमेंट मार्केट का पर्सनल लोन या किधर से पैसा लेके, क्योंकि मार्केट में तो ऑल टाइम हाई नंबर देख रहे हैं आप, टर्नओवर वर्नओवर के हो रहे हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आप मैक्रो डेटा देखो ना, आप जीएसटी के नंबर देखो, आप फास्टैग के नंबर देखो, आप रेलवे टैरिफ के नंबर देखो, आप पावर कंजम्पशन के नंबर देखो, आप एयर ट्रैफिक के नंबर देखो, रेलवे पैसेंजर के नंबर देखो, क्या दिखाता आपको? म्यूचुअल फंड में कलेक्शन के नंबर देखो, स्टॉक मार्केट के नए अकाउंट खुलने के नंबर देखो। तो आप ये कह रहे हैं सर कि इंडियन अब ये समझ गए हैं कि बैंकों का पैसा जो घुमा फिरा के उन्हीं का ही है, टैक्स पेयर्स का ही बोला जाता है कि घूम फिर के आएगा। तो लोग क्या ये समझ गए हैं कि बैंकों में पड़ा हुआ जो पैसा है उसको कर्ज के रूप में ले या जिस भी रूप में ले, उसको कैसे घुमाना है अपने बेटर फ्यूचर के लिए? ये इंडियन समझ गया है सर अब? देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक साल के डेटा देखना बहुत, उसके बेसिस पे जजमेंट लेना बहुत मुश्किल। बट अगर ये ट्रेंड है, सोच का ये ट्रेंड है, तो ये ठीक है सर? नहीं, मुझे नहीं लगता इंडिया में सोच का ये ट्रेंड रहेगा। हाँ। मुझे नहीं लगता, बिकॉज मैं 30 साल से बाजार में हूँ और हर बार ये सवाल उठता है कि क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ इंडिया में यूएस जैसी क्यों नहीं है। इंडिया एकदम हम लोग अलग तरीके से काम करते हैं और आरबीआई का बड़ा अंकुश है। फॉर इंस्टेंट, आप यूएस में जाते हो, मॉर्टगेज लोन लेते हो, तो पहले वहाँ सब प्राइम क्राइसिस के पहले प्रॉपर्टी के वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिलता था। इंडिया में जो भी लोन होता है ना, प्रॉपर्टी खाली कोलेट्रल है, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी के आधार पे आपको जज किया जाता है कि आपको लोन देना कि नहीं देना, एक्सेप्ट गोल्ड। तो आप पर्सनल लोन भी लेने जाओगे तो आपकी रीपेइंग कैपेसिटी को जज किया जाएगा। आप हाउसिंग लोन लेने जाओगे तो प्रॉपर्टी वैल्यू से ज्यादा जो हाउसिंग फाइनेंस देने वाला वो ये जज करेगा कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है। तो इंडिया में आरबीआई ने बहुत प्रूडेंटली ये चीज की। इवन प्राइवेट सेक्टर का जो आप जो फंडिंग होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक का, वो भी जज करते हैं कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है कि नहीं है, उसके बेसिस पे आपको लेंडिंग होती है। और रीपेमेंट के एसेस करने के तरीके भी बदले, काफी हाईटेक भी हो गए। बहुत हाईटेक हो गया। अब तो वो आपके मोबाइल के बिल भी देख रहे हैं, आपको सब मालूम पड़ जाता है। एब्सोल्युटली। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार सीधे सवाल अब आम आदमी से जुड़े हुए कि भाई सेविंग करें या जो पैसा पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्ट कर दें। बहुत सारे सवाल इस तरह के भी आ रहे हैं। एक, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था कि अलग अलग इस पर विचार हैं, इस पर दोनों मेहमानों से लेंगे उनकी राय। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बचत नहीं, घर कार चाहिए, क्या यही स्थिति है इंडियन हाउस होल्ड्स की? क्योंकि आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि सेविंग्स जो हैं वो 50 साल के ऑल टाइम लो पर हैं, और वित्त मंत्रालय कहता है कि सेविंग लो है लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट भी तो देखिए, वो दूसरी जगह पर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आप ये मत बोलिए कि पैसा नहीं है लोगों के पास, पैसा है लेकिन वो खर्च एक दूसरे नजरिए से कर रहे हैं। इसी पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। फिरोज जी, अगर अब आज की स्थिति में अगर आप देखें, सारे डेटा देखें, इकोनॉमी के डेटा देखें, हमारे पर कैपिटा इनकम के अभी के डेटा देखें और आने वाले समय के प्रोजेक्शंस देखें, 2500 के बाद अब हमको कहा जा रहा है 3500 का डेटा हम बहुत जल्दी छू लेंगे। तो जिस हिसाब से
देश में पैसा आ रहा है उस हिसाब से अप्रोच क्या होनी चाहिए सर? सही, ज्यादा सेविंग या वो बैलेंस अगर बनाना हो तो किस तरह से बनाएं? यस दीपक जी, देखो बैलेंस बनाना एक बहुत पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप सेविंग करेंगे और अच्छी मात्रा में करेंगे तो वो कभी भी आपको रिग्रेट नहीं देगा। इंडिया एक कस्प ऑफ अ बुल रन पे है। बुल रन एक बहुत अंग्रेजी शब्द है, तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि बुल रन, पहले के बुल रन और आज के बुल रन में बड़ा अंतर है। पहले बुल रन बोलते थे तो निफ्टी 30% पर एनम भागने को बुल रन कहते थे। अगर निफ्टी 13-15% देने की उम्मीद है अगले 5 साल तक कॉम्पाउंडेड, और अगर आप अच्छे एक्टिव फंड्स खरीद के 17 भी बना सकते हैं इन अ गुड सिचुएशन, एटलीस्ट 12 to 14% बना सकते हैं ना हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन, तो आपके पैसे 5 साल में डबल होते हैं 15% पे। तो जितनी आप सेविंग करेंगे उतना आपका फ्यूचर एक्सपेंडिचर की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सो आज जितना आप बचा सकते हैं उतना बचा के उसको सेव करें। अगर वो कंजम्पशन आइटम है, जैसे आपको रियल एस्टेट रहने के लिए खरीदना है तो बिल्कुल खरीदना है, अब उसको एडवांस करके करंट आज की हमारी जो ब्याज की दरें हैं ग्लोब में, यूएस की ब्याज दरें 4.25%, 4.5% भी जाके आएंगे ऑलमोस्ट 10 ईयर पे। तो इंडिया में आज भी होम लोन 8.5 पौने 9 पे मिलता है। तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट की ग्लोब की जो सिचुएशन है, इतनी खराब सिचुएशन में जहां इंटरेस्ट रेट 5 गुना हो गए यूएस में, 4 गुना हो गए यूएस में, इतनी बड़ी है, इंडिया में सिर्फ 3%, 5% बढ़ा है। 8% पे मिलता था, 8.5 पे मिलता है। तो आज भी लोन लेना, इस फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंडिया जैसी कंट्री में जो एवरेज इंटरेस्ट रेट पे ही चल रहा है, उसमें तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ग्लोब में तो इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा है। जापान के इन्फ्लेशन नंबर्स व्हिच वाज अनइमेजिनेबल, हमारी जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे नंबर देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिले। इंडिया में अगर इतना अच्छी तरह से ब्याज कंट्रोल हुआ है तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ेंगी। एंड आई थिंक जितना आप आज जरूरत की चीजों पे लोन लेंगे उतना आप सेविंग ज्यादा करेंगे। सेविंग करेंगे तो फ्यूचर में आप खर्च करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है सर। विजय सर, ये कर्ज का कुछ समझ में आया कि अभी तक कुछ स्थिति क्लियर हो पाई? क्योंकि एसबीआई की रिपोर्ट भी कह रही है कि जो परिवारों पर कर्ज है वो 2 गुना बढ़कर 15.6 लाख करोड़ हो गया है। तो अभी कई लोग ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कर्ज लेना सही है या नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि ये सारी माथापच्ची जो हो रही है आरबीआई और वित्त मंत्रालय के बीच में, ये कर्ज के डेटा को लेकर भी हो रही है। तो कर्ज ठीक है सर या नहीं है? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर कर्ज आप कोई प्रोडक्टिव असेट के लिए लेते हो तो वो कर्ज अच्छा है। जैसे आप बिजनेस के लिए कर्ज ले रहे हो और आप कर्ज से कोई प्लांट मशीन लगा रहे हो, दुकान चला रहे हो, तो उससे आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो, तो आपको एक लीवरेज मिलता है, तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन कर्ज अगर आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, वो भी बहुत बड़ा पैसा ले रहे हो, तो वो चैलेंज है। और अगर आप प्रॉपर्टी के अपना खुद का घर लेने के लिए कर्ज ले रहे हो, वो भी रेडी है घर, तो आपका रिस्क बहुत कम है। लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें बड़े बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। पर्सनल कंजम्पशन के लिए मुझे लगता है लोगों को कर्ज नहीं लेना चाहिए। वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको एडवाइस नहीं करेगा, बिकॉज वो एसेट कंज्यूम हो जाते हैं लेकिन लायबिलिटी आपकी टिकी रहती है। और एक दफ़ा आपको इसकी आदत पड़ जाती है कर्ज ले लेके रहने की, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। कुछ परसेंटेज लोग इंडिया में करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इंडियंस आर वेरी कंजर्वेटिव व्हेन जब भी लोन लेने की बात है। तो मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव एसेट के लिए लीजिए, अपना घर खरीदना उसके लिए लीजिए। और कभी कभी मजबूरी में आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपकी सिटी में ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, तो आपको कम्यूट करने के लिए 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर लेना पड़ेगा, तो उसके लिए आप जरूर ले सकते हैं लोन। उसके अलावा मोबाइल के लिए लेना है, हॉलीडेज के लिए लेना है, और मुझे लगता नहीं कि वो एक अच्छी आदत है। बहुत संक्षेप में मैं आऊँगा सर, क्योंकि इसमें फिर वित्त मंत्रालय फिर जो नोकझोंक हो रही है वो हो रही है कि साहब होम लोन और ऑटो लोन। अब आज की डेट में अभी भी लोग ये कहते हैं कि जब तक आपकी सेविंग्स जो हैं वो आपके रिटायरमेंट तक की प्लान नहीं है तो आप असमय होम लोन भी ना लें। तो ये क्या होम लोन लेना अभी बिना किसी एक मजबूत आधार के, कई बार स्कीम्स अच्छी आ जाती हैं, कई बार आपको ब्याज अच्छा मिल जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि साहब प्रॉपर्टी मार्केट, अभी तो ब्याज का मतलब ही नहीं, सारी फ्लोटिंग रेट है। तो अभी ठीक है सर
होम लोन? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको अपनी कैश फ्लो पे कंफर्टेबल होना चाहिए। आपको लगता है आपका जॉब अच्छा, आपकी अर्निंग अच्छी है और आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हो, आप में कुछ एक्सपर्टीज है, ठीक। चाहे प्रोफेशनली हो, कोई भी चीज हो, आपका बिजनेस प्रेडिक्टेबल है, आपका धंधा प्रेडिक्टेबल है, तो डेफिनेटली लोन लेना चाहिए। मतलब और आप देखो हाउसिंग लोन का एज कितना फास्ट गिरते जा रहा है। अभी 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में लोग घर लेना चालू कर दिए हैं। और आजकल काफी यंगस्टर है जो पेरेंट के साथ रहना नहीं पसंद करते, वो दे वांट टू स्टे इंडिपेंडेंट, वो भी एक मुद्दा है। एब्सोल्युटली। और ये एक्चुअली होम लोन इज नॉट अ बैड लोन, क्योंकि ये आपको फोर्स्ड सेविंग करवा देता, वरना पैसा खर्च कर देंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो वही जो हमने शुरुआत की थी कि गुड डेट, बैड डेट, उसमें होम लोन का भी जिक्र हुआ। तो होम लोन इज़ नॉट अ बैड लोन। तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और आरबीआई और वित्त मंत्रालय की जो टसल है, इसके क्या मायने हैं और इसमें क्या एक आम आदमी के लिए छुपा हुआ है, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। विजय मंत्री सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।